हेलो दोस्तों, ये गर्मी का समय है। सभी लोगों को आशीष बनोदा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे इतनी गर्मी हो रही है, गर्मियों में भी आपको मतलब जलना है, तभी तो बनोगे हीरा। ठीक है, जलकर ही हीरा बनता है भैया। तपना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो सभी लोग हिस्ट्री का पार्ट नेक्स्ट आ चुका है, और जो हमने जहाँ से आपको ख़त्म किया था, आज से स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। ये फर्स्ट क्लास है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश जिसे कहते थे। जैसे मोहम्मद गौरी गया था, तो उसके जो गुलाम था को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमें बताया साहब से कि जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही दिल्ली का राजा बना, सल्तनत बना था, राजा बना था। तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और 1206 से 1290 तक पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत, याद रखना। ठीक है, तो सभी लोग ये याद रखोगे कि 1206 से 1290 तक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट पहले होता है वंश, चलता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो फर्स्ट है राजा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब चलो बातें देखते, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, क्या चीज़ें थी। प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है यार पढ़ने में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सच है, समझे तो एक प्रकार बहुत मतलब कि एक बेहद ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई 1206 से 1210 तक ये राज करेगा। भाई 1206 से 1210 तक करेगा, मतलब 4 साल इसका टाइम रहा शासनकाल का। ठीक है, 4 साल तक इसने 4 ईयर तक इसने राज किया। ठीक है, 4 ईयर तक इसने राज किया। अब इसे लाख बख्श भी कहते थे। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसे लाख बख्श क्यों कहते थे भाई? इसे लाख बख्श भी कहते थे, तो ये भाई क्या था कि ये गरीबों को, अपने जनता को बहुत बख्शियाँ दिया करता था, मतलब कि लाखों लाखों रुपया लुटाया करता था, कि लोग गरीबों को मतलब बांटता रहता था। इसे इसलिए लाख बख्श भी कहा गया है, इसे लाख बख्श भी कहा गया है। ये नोट कर लो पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका एक गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था, उसका नाम था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो बदेऊं 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 का सेनापति था। कहाँ का? बदेऊं का सेनापति था। क्या? सेनापति था। नोट कर लो, सेनापति था ये भैया। क्या था? सेनापति। अच्छा, इसका जो गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, याद रखना ये बहुत मेन कैरेक्टर है, अभी इसका रोल बहुत बड़ा आगे चलेगा। ठीक है, यही शासक करता है। तो इल्तुतमिश था जो इसका गुलाम, वो बदियों का सेनापति था। अब बात आती है कि ये कुछ इसका कुछ खास नहीं प्रभाव पड़ा शासनकाल में अपने। इसने एक 1210 ईस्वी पर, भाई 1206 से 1210 तक इसका पीरियड टाइम रहा, तो 1210 ईस्वी पर ये घोड़ा घोड़ा चला, घोड़ा पर जा रहा था, तो घोड़े से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन ये जरूर आता है आपको पेपर में, अगर पूछा गया जाएगा तो कहा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसका घोड़े से गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो घोड़े से गिर जाने से मृत्यु हो गई थी हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1210 ईस्वी में हो गई थी। तो 1210 ईस्वी याद रखोगे कि घोड़े से गिर जाने के कारण ही हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक से पूछा गया था कि भैया ये ऐबक का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, एसएससी के पेपर में आ चुका है, तो इसे हम समझाएंगे जरूर कि ऐबक का मतलब क्या होता है। तो हम ऐबक का मतलब क्या समझते हैं भाई? चंद्रमा का देवता। जो ऐबक का मतलब होता है वो चंद्रमा का देवता मतलब होता है, ये चंद्रमा का देवता, इससे ऐबक का मतलब ये होता है। ठीक है, चंद्रमा का देवता। ठीक है, ये याद रखना। ये अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, तो आप बता सकते हो कि ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। अब बात करते हैं, जब ये 1210 ईस्वी में हमारा इल्तुतमिश मर गया, तो इसका मकबरा कहाँ बना है भाई? क्योंकि ये मुसलमान था, तो भाई इनका जमीन में गाड़ना पड़ता था, तो कहाँ पर ये गड़ा है, कहाँ पर इसका मकबरा है? तो मकबरा जो है हमारा वो था लाहौर में। कहाँ था भाई? सभी लोग बताओगे कहाँ था? लाहौर में। दिख रहा ना सभी को? लाहौर में था मकबरा इसका। क्या था? लाहौर में था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र हुआ करता था, कौन था? आरम शाह। ये जो मेन पॉइंट आरम शाह, नोट कर लो इसको, कि एक पुत्र हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक पुत्र था आराम शाह। आराम शाह भाई जब गद्दी में, जब ये मर गया 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, तो 1210 ईस्वी में ये गद्दी में बैठ गया। इसने 2-4-6 महीने ही शासक किया। फिर भाई हमारे इल्तुतमिश को ये बात पची नहीं। भाई इल्तुतमिश को ये बात क्यों नहीं पची? क्योंकि उसका पुत्र इतना काबिल नहीं था कि वो राज्य शासन चला सके। तो ऐसा लगा कि हम राजा बन जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसने क्या किया? आराम शाह को चूर्ण के युद्ध पर, कितने चूर्ण के युद्ध पर, चूर्ण का युद्ध कब हुआ था? इधर देखो, आराम शाह को 1211 ईस्वी पर, 1211 ईस्वी पर चूर्ण के युद्ध पर, नोट कर लो पेपर में आ चुका है कि चूर्ण के युद्ध पर इसे मार डाला। मैंने
कट्टम कट का निशान लगा दिया, मतलब कि आराम शाह की मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश इस पर विजयी रहा। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कहानी के तौर पर याद रखना है कि जब हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश पर बैठा तो 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा करते थे। पहला क्वेश्चन इससे उठता है। अब क्यों कहा करते थे वो हमने बता दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इसका एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, जो बदेयों का सेनापति था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई 1210 ईस्वी पर ये घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये ऐसा राजा ठीक बना, ठीक है। और इसका ऐबक मतलब हमने बता दिया कि चंद्रमा का देवता होता है। अब एक पॉइंट और निकल के आता है, इसका मकबरा कहाँ है इल्तुतमिश का? तो बता सकते हो कि लाहौर पर इसका मकबरा है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र था? तो कुतुबुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह पुत्र था जब कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो भैया जो आराम शाह को इल्तुतमिश ने मार डाला चूर्ण के युद्ध पर 1211 ईस्वी पर। जब मर गया तो भैया इल्तुतमिश उस गद्दी पर बैठ गया और 1211 ईस्वी से, इधर देखो, अब ये जब इल्तुतमिश बैठ गए हैं तो 1211 ईस्वी, इधर देखो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक अब हमारे इल्तुतमिश शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत पर। अब भैया जब बैठ गए तो इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं इसे कि भाई गद्दी तो पा गए हैं इल्तुतमिश जी, तो भाई खुश एक तो बात है सभी को, भाई अब राजा बन गया है वो। तो अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में और समझेंगे क्या है इल्तुतमिश की हिस्ट्री लाइफ, ठीक है। जरा देखो, चूर्ण का युद्ध पता ना, नोट कर लो। चूर्ण का युद्ध हुआ था 1211 ईस्वी में और किसके किसके बीच हुआ था? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। और कौन विजयी रहा था? हमारा इल्तुतमिश। अब बात कर लो इल्तुतमिश के बारे में, तो हमारे इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 तक इसका पीरियड रहेगा, ठीक है, टाइम रहेगा। अब भैया ये प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान बना है, वैधानिक मतलब प्रथम वैधानिक, सॉरी वैज्ञानिक, वैधानिक सुल्तान बना है। अच्छा, इसे क्यों कहा गया कि प्रथम ये वैधानिक सुल्तान थे? क्या जो पीछे सुल्तान बने वो क्या बेकार थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात इसलिए कही गई है इसके खातिर कि ये प्रथम वैधानिक सुल्तान इसलिए बना था कि जनता ने इसे सुल्तान की उपाधि दी थी। और जितने हमारे शासक रहे हैं उनको कभी जनता ने उपाधि ये नहीं दी कि आप सुल्तान हो, वो अपने आप को सुल्तान समझा करते थे, ठीक है। तो सबसे, अगर क्वेश्चन कभी पुटअप कर ले कि सबसे प्रथम वैधानिक सुल्तान बना, तो बताओगे इल्तुतमिश, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अब बात करते हैं कि इसका जब ये बन चुका था तो 1215, ये देखो इधर 1215 ईस्वी पर तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस जगह कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? क्या बता सकते हो? बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। पिछली क्लास आपने अगर ना देखी हो तो भैया इसके वीडियो के नीचे लिंक पर जाना और वहां पर इसके फर्स्ट वीडियो का पार्ट पड़ा होगा जिस पर आपको सारी बातें मिल जाएंगी तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध। मगर हम बताना चाहेंगे जरूर कि प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 1191 ईस्वी पर और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी पर। किसके किसके बीच दोनों युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच पर, ये हमने बताई अच्छी तरह से। और तृतीय युद्ध लड़ा गया है भैया, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ भैया 1215 ईस्वी पर। किसके किसके बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। अब बात आई कि भैया यल्दौज कौन था? भाई इल्तुतमिश को तो जानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है और ये दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा है, लेकिन इसने यल्दौज ने इस पर क्यों आक्रमण किया? भाई यल्दौज को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई तराइन का तृतीय युद्ध इसको लड़ना पड़ा? 1215 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इल्तुतमिश को तृतीय युद्ध हो गया? तो इधर बात करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। इधर देखो कि भैया जो हमारे यल्दौज थे, हमने लिखाया था आपको पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? गुलाम थे। 4 गुलाम बताया था, बख्तियार, यल्दौज, कुबाचा और हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो भैया ये गजनी का रूलर बनाया गया था, ये था गजनी का रूलर, ठीक है, ये था गजनी का रूलर। इसने क्यों आक्रमण किया यहाँ पर? इसको लगा कि हम यहाँ पर राजा बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा जो हमारे साथ 4 गुलाम हुआ करते, कुतुबुद्दीन ऐबक था और बख्तियार जो गुलाम तो रहा नहीं, तो हम क्यों ना यहाँ पर शासक करने लगे इल्तुतमिश को हराकर। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इल्तुतमिश भी बहुत बेहतरीन राजा था और इसने यल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध पर हराकर भेज दिया 1215 ईस्वी पर। तो हम बात करेंगे यल्दौज के बारे में भी बात कर ली कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम हुआ करता था। हमने बताया 4 गुलाम लिखाए थे, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन कि 1215 ईस्वी पर तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश विजयी रहा और यल्दौज हार गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस पर कि खुद इस इल्तुतमिश ने क्या क्या किए कारनामे, क्या क्या इसका यहाँ का युद्ध हुआ। अब आगे बात करते हैं, ठीक है।
तो इल्तुतमिश की यहाँ से कथा शुरू करते हैं। जरा हेडिंग आप सभी लोग डाल लो, इल्तुतमिश। ठीक है, 1215 तो हो गया हमारा ना। तराइन का तृतीय युद्ध तो हो गया है, लिख देते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, ये तो हो गया सब। चलिए अब हम इसके जो ठाने, कोई मिनट सर, भैया इल्तुतमिश से कुछ कारनामे देखेंगे कि इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो इल्तुतमिश अच्छा भैया राजा था, इसने चांदी के सिक्के चलवाए, जिसे हम टंका कहते थे। क्या कहते थे? टंका। तो इसका एक क्वेश्चन नोट कर लो कि भैया इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए हैं। ठीक है, इसने चांदी के सिक्के चलवाए। अच्छा, चांदी के सिक्के चलवाए, इसे क्या कहते थे? टंका कहते थे। एक इसने और इंपॉर्टेंट काम किया है, वो काम क्या किया था कि भाई इधर लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसने दल चालीसा की शुरुआत की। दल चालीसा की शुरुआत की। ठीक है, दल चालीसा की शुरुआत की। अब सभी को लग रहा होगा कि भाई दल चालीसा क्या है यार, ये तो पहली बार हम नाम सुन रहे हैं कि भाई दल चालीसा क्या है। तो पहली बार नाम सुन रहे हैं भैया, हो क्या सकता है? तो दल चालीसा भाई क्या है, जरा इधर इसकी हम पूरी डिटेल निकालते हैं। इस तरफ जरा इधर देखो, ऊपर। ठीक है, इधर देख लो, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा साहब आपको कि दल चालीसा क्या थी। दल चालीसा थी 40 सैनिकों का ग्रुप, 40 सैनिकों का ग्रुप था। इसने खास तौर पे अच्छे अच्छे सैनिकों को, 40 सैनिकों को चुना और उनका ये ग्रुप बनाया, जिसका नाम दे दिया दल चालीसा। और ये इल्तुतमिश के सैनिक थे। इसने दल चालीसा की शुरुआत कर दी और उसमें 40 सैनिक लिए, मतलब 40 सैनिकों का ग्रुप था जिस पर दल चालीसा हुआ। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने दल चालीसा की प्रथा शुरू कर दी, वो तो ठीक है। 40 सैनिक टुकड़े, मतलब टुकड़ेदार हो गए, 40 सैनिकों ग्रुप था। अब अगला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसने इक्केदारी प्रथा शुरू कर दी। प्रथा शुरू कर दी। अगर आपको पसंद ना आए वीडियो, अगर आपको समझ में ना रही बात, तो कमेंट कर दो, हम दोबारा इसी चैप्टर को फिर पढ़ा देंगे, इसी टॉपिक को फिर पढ़ा देंगे। मैं बता रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपको कुछ क्लियरिटी या कुछ हो सकता है, लेकिन भाई जो देंगे ना बिल्कुल बेस्ट देंगे, वो सिखा कर भेजेंगे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो कायदे से तो। अच्छा, 40 लोगों की टुकड़ी बनाई जो भाई दल चालीसा पर, वो क्यों बनाई? क्योंकि दुश्मनों को मारने के लिए, जो हमारे दुश्मन छोटे छोटे दुश्मनों को, तो उनको हटाने के लिए 40 लोगों की बेस्ट सैनिकों की टुकड़ी बना दी। ठीक है, अब बात करते इक्केदारी प्रथा क्या होती थी। उस समय इक्केदारी प्रथा क्या होती थी? इक्केदारी प्रथा शुरुआत की, मतलब कि हर एक प्रांत पर, जो प्रांत हुआ करते थे उस समय, जितने भी प्रांत, उस पर अपना एक इक्केदार, मतलब एक सैनिक इक्केदार प्रस्तुत कर दिया। मतलब कि जो टैक्स लेने के लिए इक्केदार अपने सैनिक को भेज दिया कि आप इक्केदारी करो जाकर वहाँ पर, और हमारा जितना भी टैक्स हुआ करे उसको मतलब मिलाकर एकत्रित कर हमें भेजा करो। ठीक है, तो वही इक्केदारी किसने शुरुआत कर दी कि हर एक प्रांत पर एक सैनिक को भेज दिया कि ये प्रांत आप संभालो, ये प्रांत आप संभालो। ठीक है, तो ये इक्केदार हो गए। अब बात करेंगे इनके अगले वीडियो पर कि भैया ये जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने भैया जो हमने बताया था कि इसने कुतुब मीनार की, अरे सॉरी, इल्तुतमिश थे, कुतुब मीनार की इसने पूरी मरम्मत भी कराई थी। तो सारी बातें अगले नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और वीडियो अगर देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट कल आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल बेहतरीन, जो हिस्ट्री बिल्कुल मस्त पढ़ाएंगे आपको। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना, बस लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।